घोड़ा बिदक गया और आदित्य गिरते हुए दर्द से कराहने लगा। आ, आ, अरे रे, आ, आ, अरे ये क्या हो गया मेरी पीठ। अरे रे, आ, 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 वो दर्द से तड़पते हुए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल हो गया। दूर खड़ा अशोक, जो कि अपनी बकरियां चराने जंगल में आया था, इस दृश्य को देखकर वो दौड़ते हुए राजकुमार आदित्य के पास आ पहुंचा। अरे अरे अरे, तो तुम ठीक हो? तुम तो बहुत घायल हो गए हो। तुम तुम कौन हो? अरे मैं अशोक हूँ, इस गांव का एक साधारण सा आदमी। अरे तुम घोड़े से गिर गए थे और अब तुम्हें मदद की जरूरत है, मैं इसीलिए तो आया हूँ। चलो चलो, उठो उठो, चलो चलो, हाँ चलो। अशोक ने उसे उठाया और अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पर ले जाकर अशोक आदित्य के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाने लगा। तुमने मेरी मदद की। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? देखो भैया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अरे जो इंसान मुसीबत में होता है उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। अब इस संसार में हम सब एक दूसरे के लिए हैं और यही मुझे सिखाया गया है। इस बात से क्या लेना देना कि तुम राजा हो या रंक हो, हैं? तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए वो जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छे। तुम सचमुच में बहुत अलग हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शरीर का दर्द तो तुम्हारी जड़ी बूटी ने दूर कर दिया, लेकिन दिल भी खुश कर दिया तुम्हारी इन बातों ने। वाह क्या बात है। शाम तक राजकुमार आदित्य पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। हाँ चलो, अब मैं ठीक हूं। तुमने मेरी जान बचाई, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, है ना? अरे तुम्हारे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो इंसानियत के नाते मेरा कर्तव्य था। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं बता दूं कि मेरा नाम आदित्य है और मैं केशव नगर राज्य के महाराज विक्रम का पुत्र हूं और मैं एक राजकुमार हूं। अरे आप राजकुमार हो या फिर कोई साधारण व्यक्ति, अरे घोड़े से गिरकर चोट तो सभी को लगती है। आपको भी लग सकती थी और लगी गई, देखिए। अशोक की बात सुनकर राजकुमार आदित्य हंसने लगा। सही कहा। और उस दिन के बाद उन दोनों की मित्रता हो गई। और ऐसे ही 10 साल बीत गए। उनकी मित्रता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन राजकुमार आदित्य हंसते हुए अशोक से बोला, अशोक, तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बनेंगे? क्यों? अरे कभी नहीं सोचा था मित्र कि मेरी मित्रता एक राजकुमार से होगी। देखो, लेकिन जो भी हुआ वो सब दिल से हुआ। वैसे तुम्हें याद है ना कि कुछ दिनों के बाद में मेरा विवाह होने वाला है? याद है कि नहीं याद है? अरे हाँ मित्र, मुझे पता है कि तुम्हारा विवाह होने वाला है, लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं आऊंगा नहीं और तुम मुझे बुलाना भी नहीं। अरे 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 अरे, ये क्या बात होती है? क्यों? अरे अशोक, देखो मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम अपने विवाह का निमंत्रण पत्र देने स्वयं मेरे महल में आओ। है? अरे तुम मेरे मित्र हो, ऐसे मैं कैसे आऊंगा? निमंत्रण तो दो। ये सुनकर अशोक गहरी सोच में डूबते हुए बोला, हाँ तो ये बात है।
ठीक है, मेरे निमंत्रण पत्र महल में लेकर आने से बस यह है कि कहीं आपके पिताजी मतलब कि महाराज अब बुरा ना मान जाए। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें करते हो? अरे हम दोनों मित्र हैं, भला क्यों बुरा मानेंगे? अब तो कुछ भी हो जाए, अरे अब तो हम तुम्हारे विवाह में तभी आएंगे मित्र, जब तुम स्वयं निमंत्रण देने के लिए महल में आओगे। ऐसे हम नहीं आएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। मित्र तुम चिंता मत करो, निमंत्रण पत्र लेकर हम कल ही आपके महल में आ जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात हो गई है? अगले दिन राजकुमार आदित्य अपने पिता राजा विक्रम के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां एक सेवक आ पहुंचा, जिसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था। महाराज की जय हो। महाराज, ये निमंत्रण पत्र एक अशोक नाम के व्यक्ति का है। वो चाहता है कि राजकुमार आदित्य इस निमंत्रण को स्वीकार करें। राजा विक्रम क्रोधित होते हुए आदित्य से बोले, ये क्या है? ये तो बड़ा ही बेकार घटिया सा निमंत्रण पत्र है। अरे, एक गरीब व्यक्ति का विवाह। क्यों राजकुमार, क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति के विवाह में जाओगे? पिताजी, अशोक मेरा दोस्त है, मित्र है, और मित्रता अमीरी और गरीबी से परे होती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी का आर्थिक स्तर हमारी दोस्ती को प्रभावित कर सकता है। अरे वो मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र। अच्छा, सच्चा मित्र। तो तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ उसके विवाह समारोह में भाग लो? हाँ बिल्कुल पिताजी। अरे मेरे मित्र का विवाह है, मेरा तो सबसे पहले हक बनता है वहां जाने का, और मैं जाऊंगा। अगले दिन आदित्य अशोक के घर चला गया। अशोक और उसकी पत्नी बिंदिया खुशी से उसका स्वागत करते हुए बोले, अरे आदित्य मेरे मित्र, मेरे भाई, तुमने हमारी खुशी में शामिल होकर हमें अपार सम्मान दिया। नहीं तो महलों में रहने वाले, भला कुटिया में रहने वालों, मतलब ये झोपड़ों में रहने वालों के यहाँ कहाँ आते हैं। राजकुमार आदित्य, तुम हमारे घर का आशीर्वाद हो। बिन तुम्हारे ये समारोह अधूरा सा लगता। समय ऐसे ही बीतता रहा। राजकुमार आदित्य और अशोक की मित्रता और भी गहरी हो गई। आदित्य नियमित रूप से अशोक के घर जाने लगा। एक दिन महल में लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। हाँ, क्या भाई, तुमने देखा महाराज के बेटे और उस गरीब अशोक के बीच में ये रिश्ता क्या है? और भला ये हो कैसे सकता है? ये अमीर और गरीब, मतलब कि राजा और रंक एक साथ। हाँ, ये तो बिल्कुल अजीब है। एक राजकुमार और एक गरीब आदमी की इतनी गहरी दोस्ती, ये राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई देखकर कहता है, पता नहीं कैसे दोनों मित्र बन गए। एक दिन आदित्य खाना खाते हुए अशोक और बिंदिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अति स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। मित्र, बिंदिया के हाथ का खाना कभी नहीं भूल सकता। तुम लोग सच्चे मित्र हो। अरे हमेशा स्वागत है मित्र तुम्हारा। अरे तुम मित्र तो ठीक है, हमारे परिवार का सदस्य हो, और क्या। हाँ वो बात भी सही है।
अच्छा सुनो अशोक, कल मैं, पिताजी और मेरी बहन चंद्रलेखा शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, क्या? अरे मित्र, कहीं तुम कनिष्क जंगल की बात तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, वही कनिष्क जंगल, तुमने बिल्कुल सही सुना। अरे लेकिन आदित्य, यह देखो, तुम मेरे मित्र हो और एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जंगल बड़ा ही रहस्यमयी है और कहते हैं कि उस जंगल में एक जादूगर का शासन है। देखो, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अरे अरे चिंता मत करो मित्र, हम केवल शिकार करने के लिए वहां जा रहे हैं, कौन सा हम वहां रहने जा रहे हैं? अगले दिन राजा विक्रम, राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रलेखा शिकार के लिए कनिष्क के घने जंगल में खड़े हुए थे। पिताजी, ये जंगल हमेशा कुछ रहस्यमयी सा लगता है, क्या हमें यहाँ आना चाहिए था? हाँ, हम तुम्हारा डर समझ सकते हैं राजकुमार, लेकिन हमें इस जंगल के भीतर कुछ समय बिताना चाहिए। शिकार ही नहीं, हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे राज्य में ये हो क्या रहा है। वो जंगल के भीतर घुस गए। अचानक उन सबके कानों में एक भारी गहरी आवाज टकराई। पिताजी, भाई, हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये आवाज बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तभी झाड़ियों में से एक विचित्र डरावना व्यक्ति निकलकर सामने आ पहुंचा। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं काल भैरव और ये जंगल मेरा इलाका है। मुझे केवल एक ऐसी राजकुमारी की बलि की आवश्यकता है जिसकी आंखें नीली हों, और तुम्हारी बहन की आंखें भी नीली है, वो देखो। राजकुमारी चंद्रलेखा की नीली आंखों को देखकर काल भैरव का चेहरा तृप्त हो गया। हाँ, ये वही काल भैरव है जिसका आतंक हमारे राज्य में अभी तक कायम है। राजकुमार, हमें सतर्क रहना होगा। तभी काल भैरव की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर सीधे राजकुमारी चंद्रलेखा पर पड़ने लगी। चंद्रलेखा सम्मोहित होकर धीरे धीरे काल भैरव के पास जाने लगी। चंद्रलेखा, रुक जाओ चंद्रलेखा, मत देखो उस तरफ, रुक जाओ चंद्रलेखा, रुको। राजकुमार आदित्य और राजा विक्रम खुद को असहाय महसूस करने लगे। तभी वहां पर राजकुमार आदित्य का मित्र अशोक आ पहुंचा और गुस्से से काल भैरव की ओर देखकर बोला, तुम समझते क्या हो काल भैरव? ये जंगल तुम्हारा नहीं, ये मेरा भी है। जादूगर काल भैरव की आंखों से किरणें अशोक की ओर पड़ने लगी, लेकिन अशोक पर उनका कोई असर नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू तुम पर असर क्यों नहीं कर रहा? मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। इतना कहकर काल भैरव गायब हो गया। अशोक आदित्य से बोला, हाँ, मैं जानता था कि जंगल में शायद कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आ पहुंचा। यह जंगल काल भैरव के जादू से भरा हुआ है महाराज, और मैंने हमेशा इसे महसूस किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे भागा भागा आया। अचानक राजकुमारी चंद्रलेखा का चेहरा सफेद पड़ने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। चंद्रलेखा, क्या? अरे इसे क्या हो गया? चंद्रलेखा,
जल्दी से उसे वापस ले चलो महल की तरफ, चलो। वो सब चंद्रलेखा को राजमहल वापस ले आए। दिन गुजरते रहे मगर चंद्रलेखा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। राजा विक्रम अपने राज्य के सभी प्रमुख वेदों को बुलाकर दिखाया, लेकिन चंद्रलेखा की हालत ठीक नहीं हुई। अरे हमने हर उपाय आजमाया, लेकिन चंद्रलेखा की तबीयत और बिगड़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि अब तो कोई तरीका ही नहीं बचा। क्या करें हम। तभी महल के राजगुरु वहां आ पहुंचे। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, आपकी बेटी पर जो ये बीमारी आई है वो किसी सामान्य बीमारी का परिणाम नहीं है। ये जादूगर काल भैरव की तंत्र शक्ति का परिणाम है। काल भैरव? तो क्या इसका मतलब ये है कि यह सब उस जादूगर के कारण हुआ है? हाँ महाराज, यही सच है। लेकिन चंद्रलेखा की जान बचाने का एक ही रास्ता है। आपको उस जादूगर की शक्ति को नष्ट करना होगा और इसके लिए आपको एक जादुई चिड़िया को ढूंढना होगा। क्या? तो क्या वो चिड़िया हमारी बेटी को ठीक कर देगी? महाराज, स्वर्ण चिड़िया नामक वो चिड़िया केवल सच्चे दिल वालों को ही अपनी सहायता देती है। वो ना केवल चंद्रलेखा को ठीक करेगी बल्कि हाँ, काल भैरव की शक्तियों को भी नष्ट कर देगी। लेकिन इसे ढूंढना ये कोई आसान काम नहीं है महाराज। राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। तो राजगुरु, हमें फिर क्या करना होगा? महाराज, स्वर्ण चिड़िया, इसको ढूंढने के लिए आपको 3 कठिन स्थानों से गुजरना होगा। देखिए, पहला स्थान है जादुई नदी, जो हर यात्री की दिल की सच्चाई को परखती है। दूसरा स्थान है भ्रम का द्वार, जहां हर रास्ता उल्टा हो जाता है और कोई दिशा स्थिर नहीं रहती। और तीसरी और सबसे खतरनाक जगह है अंधकार का तालाब, जहां पानी के नीचे अदृश्य खतरे छिपे होते हैं महाराज। पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस